हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के बीएसटी के चैप्टर नंबर 2 को समझेंगे। तो पिछले क्लास में बीएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर था वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत एवं महत्व, तो उनको हमने पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे इस वीडियो में पूरा चैप्टर। और इस वीडियो में जो भी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन, वो इस बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जो खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई, ये सब जो है ना सबके लिए ज़रूरी है। सीबीएसई वाला भी सब पढ़ सकते हैं, इसके अलावा बिहार बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है इसमें से क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो चैप्टर 2 है, चैप्टर का नाम है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ बताएं। तो इसका आंसर है, जिस प्रकार विज्ञान में कुछ सिद्धांत के आधार पर परिणाम निकलता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एक सिद्धांत है, जबकि जल बनाना, यानी जिस प्रकार विज्ञान में क्या होता है, एक सिद्धांत होता है, ये एक सिद्धांत होता है विज्ञान में, और उसी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, कुछ परिणाम निकलता है। जैसे विज्ञान में क्या होता है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दे तो जल बनता है, और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एक सिद्धांत है जल बनाने का। तो ठीक उसी प्रकार प्रबंध में भी कुछ सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांत के आधार पर परिणाम निकलता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का डेफिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता अथवा महत्व बताएं। प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता अथवा महत्व बताएं। तो आंसर है, प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता अथवा महत्व निम्न है। पहला है कुशलता में वृद्धि। ठीक है, कुशलता में वृद्धि प्रबंध के सिद्धांत, यानी प्रबंध अगर करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे बिजनेस में, ठीक है, उसका क्या महत्व क्या होता है। तो कुशलता, कार्य कुशलता में वृद्धि, मतलब जो भी कर्मचारी काम करता है उसको काम करने में बहुत ही आसानी होता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशिक्षण में सुविधा। देखिए मैनेजमेंट के थ्रू ही हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, जो भी स्टाफ काम करने के लिए आता है, नया नया सिलेक्शन करते हैं, उनको क्या किया था, ट्रेनिंग दिया जाता है, इसको बोलेंगे प्रशिक्षण की सुविधा। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। देखिए हम लोग जो प्रबंध करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो हम लोग का सामाजिक उद्देश्य होता है, जिस समाज में बिजनेस कर रहे हैं उस समाज के लोगों का जो उद्देश्य होता है वो पूरा होता है। उसके बाद तीसरा हो गया, चौथा है भौतिक मानवीय संसाधनों में समन्वय, यानी संस्था में जो भी भौतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, सब में समन्वय स्थापित होता है। पांचवा है जटिल समस्याओं का समाधान में योगदान। अगर कोई काम करने में कठिन है तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कठिन से कठिन कामों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी फेल का संक्षिप्त परिचय दे, यानी हेनरी फेल कौन था उसके बारे में कुछ 2 से 4 लाइन बताए। ठीक है, चलिए समझिए। तो हेनरी फेल का जन्म 1841 ईस्वी में फ्रांस में कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ। हेनरी फेल का जन्म 1841 ईस्वी में हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल नामक जगह में, फ्रांस का। देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि हेनरी फेल का जन्म कब हुआ था, तो आपको डेट याद रखना है 1841 ईस्वी। कहाँ पे हुआ था, तो फ्रांस के कॉन्स्टेंटिनोपल नामक जगह में। ठीक है, चलिए 1830 ईस्वी में वो एक कोयले के खान में इंजीनियर के रूप में नियुक्त हुआ। 1830 ईस्वी में हेनरी फेल एक कोयला का खान में क्या हुआ, इंजीनियर के रूप में चुना गया। 1916 ईस्वी में फ्रेंच में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक भी लिखी। देखिए ये हेनरी फेल जो है 1916 ईस्वी में क्या किया था, फ्रेंच भाषा में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक एक किताब भी लिखा था। आगे है 1918 ईस्वी में नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। ये जो हेनरी फेल है 1918 में अपनी जो नौकरी है उससे इस्तीफा दे दिया, मतलब रिटायर ले लिया। ठीक है, तथा 1925 में उसकी मृत्यु हो गई। 1925 में हेनरी फेल का मृत्यु हो गया। ये थोड़ा उसका मतलब जो जीवन परिचय है, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक का कुछ पॉइंट लिख देना है, हो गया। हेनरी फेल का जन्म जो है फ्रांस के कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था, जन्म के बारे में, जन्म का डेट, मृत्यु के बारे में क्या क्या किताब वगैरह लिखा था, ये सब लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ये देखिए आगे है आपका हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत लिखे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
आपका शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन के लिए शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित 2 या 3 सिद्धांत के नाम लिखे, ठीक है, तो इस सिद्धांत का नाम लिख देना, ठीक है। अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इस सिद्धांत के नाम लिखना है, इसके अलावा उसका आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन भी लिखना है। चलिए हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध का जो 14 सिद्धांत है उनका नाम लिखने के लिए कहा है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे 2 या 3 पूछा जाएगा, वैसे 14 है, 14 का नाम क्या क्या होता है देखो। हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत निम्न है। पहला होगा कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत यानी हेनरी फेल का कहना यह है कि अगर बिजनेस में मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, तो उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाया, 14 सिद्धांत दिया। पहला सिद्धांत क्या है कि कार्य विभाजन का सिद्धांत, मतलब जो कर्मचारी जिस काम को करने में इंटरेस्टेड है या योग्य है उनको वह काम करने के लिए दिया जाए, ठीक है। दूसरा है अधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत, मतलब जो कर्मचारी काम करेंगे उसका कंपनी के प्रति क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व है, इसका सिद्धांत। फिर अनुशासन का सिद्धांत, मतलब जो भी कर्मचारी काम करेगा संस्था में उन सबको अनुशासन में रखना चाहिए, ठीक। चलिए अगला है आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत। आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत मतलब ये हुआ कि जो भी कर्मचारी काम कर रहा है, एक कर्मचारी को एक ही व्यक्ति ऑर्डर देगा। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कर्मचारी काम कर रहा है उसको 2-4 व्यक्ति आकर के बोल दिया ये करो वो करो, नहीं। आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत मतलब क्या हुआ, एक बार में एक ही व्यक्ति हम क्या आदेश दें। चलिए 5वां है निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। यही हुआ कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 6ठा है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत मतलब ये हुआ कि अपने स्वार्थ के लिए कंपनी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 7वां है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, मतलब जो भी कर्मचारी काम कर रहा संस्था में उनको अच्छा सैलरी दिया जाए, ठीक है, वेतन वगैरह दिया जाए, ठीक। 8वां है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। 9वां है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। और 10वां है व्यवस्था और क्रमबद्धता का सिद्धांत। 10वां 14 पॉइंट है टोटल। तो अगला है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत मतलब ये हुआ कि जो भी कर्मचारी काम करता है सबके साथ समान व्यवहार हो, ऊंच नीच नहीं देखा जाए। चलिए उसके बाद 12वां है कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्तित्व, मतलब जो कर्मचारी काम कर रहा है उनको फिक्स्ड परमानेंट जॉब दिया जाए। 13 है पहल क्षमता का सिद्धांत। 7वां है सहयोग की भावना का सिद्धांत। चलिए उसके बाद 5वां है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ बताए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर है जब प्रबंध में विज्ञान का प्रवेश हो जाए, अर्थात जब प्रबंध वैज्ञानिक रूप से काम करे तो उसे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। जब प्रबंध में मैनेजमेंट में अगर मैनेजमेंट में विज्ञान का प्रवेश हो जाए या जो मैनेजमेंट वगैरह काम चल रहा है वो वैज्ञानिक रूप से किया जाता है, जो भी काम करते संस्था का वैज्ञानिक रूप से किया जाता है, तो इसको कहेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। यहाँ प्रबंध में विज्ञान रूप का मतलब यह है कि कुछ सिद्धांत के अनुसार काम करना, अर्थात केवल अंधेरे में तीर नहीं मारना बल्कि काफ़ी सोच विचार के बाद काम शुरू करना और जैसा हमने सोचा था उसी के अनुरूप काम होना वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। यानी वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि जब प्रबंध में विज्ञान का प्रवेश हो जाए या जो भी संस्था में मैनेजमेंट वगैरह काम किया जाता है वो वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, तो इसे कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। चलिए आगे इसमें वैज्ञानिक प्रबंध में पुरानी विचारधाराओं को छोड़कर नई तकनीकी अपनाई जाती है। वैज्ञानिक प्रबंध में जो तक काम करने का जो पुराना रूल एंड रेगुलेशन होता है उसको हटा करके उसके स्थान पर नया नया रूल एंड रेगुलेशन जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता की जानकारी दे अथवा F.W. टेलर का संक्षिप्त परिचय दे। देखिए आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला सीधे पूछ सकता है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता की जानकारी दे, या दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि F.W. जो टेलर है उसका संक्षिप्त परिचय दे, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा बता देना है 2 लाइन। जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर थे। इनका जन्म 1856 में USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था। वो एक प्रशिक्षणार्थी मैकेनिक थे और बाद में इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की और चीफ इंजीनियर बन गए। देखिए आपसे पूछा जाएगा इसमें से ऑब्जेक्टिव कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, F.W. टेलर, ठीक है। और F.W. टेलर का जो जन्म है कब हुआ था, 1856 में, कहाँ, USA में, और USA के फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था, ठीक।
अब उसके बाद आगे पूछ सकता है, यह आगे उन्होंने 1903 में एक किताब शॉप मैनेजमेंट तथा 1971 में दूसरी किताब वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत लिखी। देखिए F.W. टेलर जो है 1903 में एक किताब लिखा था, 1903 में शॉप मैनेजमेंट। आपसे पूछ सकता है वैज्ञानिक प्रबंधन के जो जन्मदाता थे F.W. टेलर, शॉप मैनेजमेंट नामक पुस्तक कब लिखा? 1903 में। या 1903 में कौन सा किताब लिखा? शॉप मैनेजमेंट। उसके बाद एक दूसरा भी किताब लिखा है 1911 में, दूसरा किताब लिखा था वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। ठीक है, दूसरा किताब लिखा था वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत 1911 में। तथा 1915 में फिलाडेल्फिया में उसकी मृत्यु हो गई, 1915 में इसका मृत्यु हो गया। तो पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव कि जो F.W. टेलर है उसका मृत्यु कब हुआ था? 1915 में। कहाँ? तो फिलाडेल्फिया, जहाँ उसका जन्म हुआ था। 7वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता अथवा लक्षण बताएं। वैज्ञानिक प्रबंधन का विशेषता अथवा लक्षण निम्न है। पहला, निश्चित योजना। क्या होता है? वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत कोई भी जो प्लानिंग करता है, प्लानिंग के आधार पर मैनेजमेंट किया जाता है। दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक विश्लेषण एवं प्रयोग। तीसरा है नियमों का समूह। चौथा है सामयिक अध्ययन। पांचवा है कार्य क्षमता में वृद्धि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत बताएं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत निम्न है। पहला, विज्ञान ना कि अंगूठा राज, बहुत बार पूछा गया, BBI यही है। ठीक, मैत्री ना कि मधुबन। देखो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत क्या है? तो विज्ञान ना कि अंगूठा राज, मतलब जो भी काम करना चाहिए वो वैज्ञानिक रूप से करना चाहिए, अंगूठा राज जैसा नहीं। उसके दूसरा है कि मैत्री ना कि मध्यस्थ, मतलब संस्था में जो भी कर्मचारी काम कर रहा है आपस में मित्रता के आधार पर काम करे, मध्यस्थ के आधार पर नहीं। तीसरा है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद मतलब एक दूसरे का सहयोग करे, ना कि भेदभाव करे। उसके बाद चौथा है सिद्धांत, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। यानी मैनेजमेंट अगर ठीक रहेगा तो सीमित उत्पादन के स्थान पर जो है ना, सीमित जगह पर ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होने लगेगा। पांचवा है प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता और संपन्न तक विकास। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला है 5वां पॉइंट, नियोजन ना कि तथ्यवाद। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय अध्ययन क्या है? काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में ये। तो किसी व्यवसाय अथवा संस्था में सामान्य योग्यता, सामान्य बुद्धि वाले सामान्य व्यक्ति को किसी काम को समान रूप से संपन्न करने में लगा समय अध्ययन कहलाता है। यानी कि किसी भी बिजनेस में या किसी संस्था में एक सामान्य व्यक्ति को किसी काम को करने में लगा जो समय लगता है उसको बोलेंगे समय अध्ययन। यानी कि इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी काम को करने में एक कर्मचारी को जो समय लगता है उसको कहेंगे समय अध्ययन। समय अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है? कर्मचारी के काम करने के समय पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद गति अध्ययन। देखिए गति अध्ययन को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, गति अध्ययन से आशय उस अध्ययन से है जिसमें कर्मचारियों के काम करने की गति पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है गति अध्ययन क्या है? आंसर, किसी व्यवसाय अथवा संस्था में सामान्य योग्यता, सामान्य बुद्धि वाले सामान्य व्यक्ति को किसी काम को कितनी तेज गति से करता है इसका अध्ययन करना गति अध्ययन कहलाता है। देखो समय अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है? जो कर्मचारी काम करता है उसको काम करने का समय पर ध्यान दिया जाता है, कितना समय लगाता है किसी काम को करने में। फिर गति अध्ययन के अंतर्गत देखा जाता है कि जो कर्मचारी काम कर रहा है वो किस स्पीड से कर रहा है। ये दोनों में अंतर है। चलिए आगे अंतर पूछा है इसका, समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर बताइए। तो एक तरफ समय अध्ययन, दूसरी तरफ गति अध्ययन। पहला इसका अर्थ के आधार पर अंतर लिख सकते हैं कि इसमें कर्मचारियों के किसी काम को करने का में कितना समय लगा इस पर ध्यान दिया जाता है। समय अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है कि कर्मचारी जो काम कर रहा है उसको काम को करने में कितना समय लगाता है वो उस पर ध्यान दिया जाता है। जबकि गति अध्ययन में क्या होता है? कर्मचारी के काम करने की गति पर ध्यान दिया जाता है। समय अध्ययन में समय पर ध्यान दिया जाएगा, गति अध्ययन में गति पर ध्यान दिया जाएगा। उद्देश्य, तो समय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किसी काम को एक निश्चित समय में करना है, जबकि गति अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किसी काम को किस गति से करना है। समय अध्ययन का उद्देश्य क्या होगा? किसी काम को कितना समय के अंतर्गत कर लेता है। गति अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? गति अध्ययन करना, गति कितना किस स्पीड से कर रहा है। अगला है प्रक्रिया के आधार पर अंतर। तो समय अध्ययन के लिए स्टॉपवॉच पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समय अध्ययन के लिए स्टॉपवॉच पद्धति का प्रयोग करेंगे, जबकि गति अध्ययन के लिए फोटोग्राफी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समय अध्ययन के लिए स्टॉपवॉच पद्धति का प्रयोग करते हैं, गति अध्ययन के लिए फोटोग्राफी विधि का। चलिए अगला है क्रम के आधार पर अंतर।
समय अध्ययन गति अध्ययन से पहले किया था, यानी समय अध्ययन का काम गति अध्ययन से पहले होता है, जबकि गति अध्ययन का काम क्या होगा, समय अध्ययन के बाद ही होगा, यानी पहले समय अध्ययन होगा फिर बाद में गति अध्ययन होगा। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ अथवा गुण बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है, हम लोग जो मैनेजमेंट कर रहे हैं विज्ञान का रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो इससे प्रॉफिट क्या होता है कंपनी को। तो इसका लाभ निम्न है। पहला, उत्पादन व्यय में कमी। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध अगर अपनाते हैं तो उत्पादन व्यय में कमी होगा, कम से कम उत्पादन पर अच्छी क्वालिटी का माल बनेगा। दूसरा है वस्तु की किस्म सुधार। वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से जो होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसका किस्म क्वालिटी में सुधार हो जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध से तीसरा लाभ, कार्य कुशलता में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, यानी जो कर्मचारी काम करता है काम करने में उसको वृद्धि होता है, काम करने में मन लगता है। चौथा है समय की बचत, इससे होते हैं कम से कम समय में प्रोडक्ट बन जाता है। पांचवा है उपभोक्ताओं को लाभ, इससे क्या होता है अच्छी क्वालिटी का माल बनेगा तो कस्टमर को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, यानी वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी का माल बनता है, माल बनेगा तो उसको बिकेगा भी, ज़्यादा बिकेगा तो कंपनी को लाभ होगा, और कंपनी को लाभ होता है तो वो टैक्स पे करता है, जिसके कारण क्या होता है राष्ट्रीय स्तर में वृद्धि होती है। 13 है वैज्ञानिक प्रबंध के दोष अथवा हानि बताएं। तो वैज्ञानिक प्रबंध का ये दोष अथवा हानि, तो पहला होगा श्रमिक द्वारा विरोध। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत क्या होता है कि कर्मचारी से ज़्यादा काम करवाया जाता है, जिसके कारण कर्मचारी इसका विरोध करते हैं। दूसरा, अधिक परिश्रम। वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से क्या होता है कि कर्मचारी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। फिर तीसरा हो गया कठोर नियंत्रण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो भी रूल एंड रेगुलेशन होता है थोड़ा कठोर होता है। फिर स्वतंत्रता का हनन। इससे क्या होता है वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने पर कर्मचारी का स्वतंत्रता का हनन होता है, यानी कि उसको फुर्सत नहीं मिलता काम करते करते। पांचवा पॉइंट है कार्य के प्रति रुचि का अभाव। वैज्ञानिक प्रबंध में लगातार काम करना पड़ता है, जिस कारण कर्मचारी का काम के प्रति रुचि कम होता है। उसके छठा है अत्यंत खर्चीला पद्धति। ये कंपनी के लिए काफ़ी खर्चीला पद्धति होता है वैज्ञानिक प्रबंध। उसके समन्वय में समस्या, यानी संस्था में जो कर्मचारी या मालिक काम करता है उनमें तालमेल बैठाने में समस्या हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कर्मचारी या मजदूर वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध क्यों करते हैं। जो कर्मचारी है या मजदूर काम कर रहे होते हैं वो लोग वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध में काम काफ़ी वैज्ञानिक रूप से होता है, जिस कारण कर्मचारी या मजदूर पर काम का दबाव पड़ता है और ये लोग दबाव में काम करने से कतराते हैं। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध का जो श्रमिक है, लेबर है, वो विरोध करते हैं। इसका रीज़न ये है कि वैज्ञानिक प्रबंध से अगर काम होता है ना तो कर्मचारी पर काम का ज़्यादा प्रेशर होता है और कोई भी कर्मचारी प्रेशर पर काम नहीं करना चाहता है, जिस कारण कर्मचारी या मजदूर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का क्या जाता है विरोध किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, परिणात्मक मजदूरी पद्धति या विभेदात्मक मजदूरी पद्धति क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिणात्मक मजदूरी पद्धति से आशय उस पद्धति से है जिसमें निर्धारित समय में कार्य को पूरा करने वाले श्रमिकों को अधिक मजदूरी दी जाती है तथा निर्धारित समय में कार्य पूरा ना करने वाले कर्मचारी को कम मजदूरी दी जाती है। देखिए परिणात्मक मजदूरी पद्धति वह पद्धति है जिसमें क्या होता है जो कर्मचारी अच्छा काम करता है उसको ज़्यादा मजदूरी दिया जाता है, जो कर्मचारी काम करने में कमज़ोर होता है उसको कम मजदूरी दिया जाता है। ये हो गया परिणात्मक मजदूरी पद्धति। चलिए तो इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इस चैप्टर में आपको अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स सारा सब्जेक्ट डाला जाएगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।